बिटकॉइन का प्राइस इस समय 19,500 से 20,500 डॉलर्स के बीच में फंसा हुआ है। इन दोनों लाइंस के बीच में बिटकॉइन का प्राइस ट्रेड कर रहा है। और आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि इक्विलिब्रियम में तो है प्राइस, पर इसके आगे हमें ऊपर की तरफ मूव देखने मिलेगा या नीचे की तरफ, और प्राइस कितना ऊपर नीचे जा सकता है जब तक इससे अपना अगला इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। और जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, चाहे ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी। और जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा तो फिर हम देखेंगे शायद बिटकॉइन 24,000 का लेवल तोड़े, नीचे गिरेगा तो 17,000 के नीचे अगर प्राइस गिरेगा तो फिर क्या रिएक्शन हो सकता है, यही चीज़ें देखेंगे। और आज की वीडियो में इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बस प्रोबेबिलिटीज़ बताऊंगा कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, नीचे की तरफ क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं। क्योंकि अगर आप इस चैनल को देखते आ रहे हैं तो आपको बताइए, इस तरीके का चैनल नहीं है जहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि बिटकॉइन पक्का ऊपर जाएगा, बिटकॉइन पक्का नीचे जाएगा। कोई गारंटी नहीं होती। ट्रेडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है। यहाँ पर आपको हमेशा चांसेस और ऑड्स के बेसिस पर खेलना पड़ता है। आपको ये गारंटी कभी भी नहीं मिलेगी कि प्राइस किस तरफ मूव करने वाला है। तो आज भी मैं यही प्रोबेबिलिटीज़ असाइन करने की कोशिश करूँगा कि प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाला है या नीचे की तरफ। तो यहाँ इस चार्ट पर अब बिटकॉइन के करंट पैटर्न को अगर हम एनालाइज करें तो ये एक ट्रायंगल जैसा पैटर्न भी आप इसे बोल सकते हैं, जहाँ पर हमारा जो फ्लोर है, कम से कम हमारा फ्लोर तो ऊपर बढ़ते ही जा रहा है, जो अच्छी बात है। हमें थोड़े थोड़े हायर लोज देखने मिल रहे हैं यहाँ पर। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जो है ये हमारे पास एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें तो ये भी हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव है, अगर हम चाहते हैं प्राइस ऊपर जाए, क्योंकि फियर मार्केट में बहुत ज़्यादा आ चुका है। फिर से एक्सट्रीम फियर टेरिटरी में ये रेटिंग 21 पर जा चुकी है, कल 25 पर थी। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा फियर आ चुका है। मार्केट साइकोलॉजी बिल्कुल भी सही जगह पर नहीं है, इस वजह से हमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी अगर प्राइस ब्रेकआउट करता है तो। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स रेशियो को देखें तो वो अब भी ख़राब ही है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 2.4 टाइम्स ज़्यादा लॉन्ग्स हमें देखने मिल रहे हैं शॉर्ट्स के मुकाबले। तो फिर ये भी मैं शिफ्ट होता हुआ देखना चाहूँगा शॉर्ट साइड की तरफ। और ये लॉन्ग शॉर्ट्स रेशियो में ये बताते हैं कि कितने ज़्यादा लोग इस समय मार्केट में पॉजिटिव है, कितने ज़्यादा लोग ऑप्टिमिस्टिक है। और आप देख ही सकते हैं कि इतना ज़्यादा लॉन्ग शॉर्ट रेशियो होने के बाद भी क्लियरली प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है। ये जो बुल्स है मार्केट में वो प्राइस को ऊपर नहीं पुश कर पा रहे। और बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पर, जहाँ पर मोस्टली नए ट्रेडर्स होते हैं, बिगनर ट्रेडर्स होते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर अगर आपको 75% लॉन्ग देखने मिल रहे हैं, इसका ये मतलब है कि जो मेजॉरिटी नए ट्रेडर्स है, जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्हें ट्रेडिंग करनी आती नहीं है अच्छे से, ये लोग लॉन्ग साइड पर ट्रेड ले रहे हैं। और यही साबित होता है ट्रेडिंग की हिस्ट्री में किसी भी मार्केट में कि जो जहाँ पर भी मेजॉरिटी लोग जा रहे होते हैं वो यूजुअली ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स पर गलत ही साबित होता है। और जितनी भी बार मुझे इस तरह से लॉन्ग रेशियो ज़्यादा देखने मिला, इतना ज़्यादा जब भी देखने मिला इस डाउन ट्रेंड में, हर बार हमें ऊपर की तरफ मूव नहीं देखने मिलता, बल्कि प्राइस और भी ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरने लग जाता है। और यहाँ पर हम अपने 4 घंटे वाले इचिमोकू क्लाउड को भी अगर देखेंगे तो इसकी भी जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ी और बड़ी हो चुकी है। क्लाउड बड़ा हो गया और इस बिटकॉइन ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है पिछले कुछ दिनों से, इस वजह से हमारा रेजिस्टेंस भी अब नीचे आ चुकी है। तो फिर जो हमारा अगला हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया है वहीं पर हमें इचिमोकू क्लाउड की भी रेजिस्टेंस मिल रही है। और बिटकॉइन का प्राइस जैसे ही यहाँ ऊपर जाना शुरू करेगा, इससे बहुत दिक्कत होने वाली है इस इचिमोकू क्लाउड के सामने। इसके अलावा हम अगर EMA रिबन को देखें 4 घंटे वाले चार्ट पर, तो ये भी काफ़ी फैला हुआ है अभी, और ये भी बिटकॉइन को रेजिस्टेंस इस समय दे रहा है। अब अगर हम एक दिन वाले EMA रिबन को देखें तो ये भी अभी काफ़ी फैलता जा रहा है, इसकी भी स्प्रेड बड़ी होती जा रही है। और ये अभी तो दूर है मार्केट से, पर फिर भी अगर प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा तो इससे भी बिटकॉइन को ज़रूर थोड़ी दिक्कत होने वाली है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ग्रीन वाला बॉक्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ, यहाँ से हमें काफ़ी सारी रिजेक्शंस पहले मिली है, 2 3 4 5 बार हमें रिजेक्शंस मिली है यहाँ से, ये 21,500 के आसपास। और मुझे लगता है कि अगर बिटकॉइन अपने इस ऑरेंज बॉक्स को तोड़ देता है तो फिर इसका अगला रेजिस्टेंस एरिया यही वाला एरिया होना चाहिए। इस बॉक्स को भी मैं ग्रीन से ऑरेंज कर देता हूँ। ये नेक्स्ट पोटेंशियल डेंजर जोन है। ये 21,500 से 21,800 के बीच में ये रेंज है। तो अगर बिटकॉइन अब यहाँ तक पहुँच जाता है तो फिर इस लेवल को तोड़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पर अगर ये लेवल टूट गया तो फिर मुझे नहीं लगता ज़्यादा समय लगेगा बिटकॉइन को $24,000 पर जाने के लिए, क्योंकि वो एक लो लिक्विडिटी जोन है जहाँ पर प्राइस तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है। पर अगर बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरता है तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट दिख नहीं रहा है। अगर हमारे नीचे वाला जो ग्रीन बॉक्स है, अगर ये सपोर्ट लेवल टूट गया तो फिर मुझे लगता है प्राइस आराम से 17,000 तक गिर सकता है। और अगर वो हमारी रिसेंट लो अगर टूट जाती है तब तो मेरे हिसाब से प्राइस और भी काफ़ी नीचे गिर सकता है, शायद 14-15,000 पर गिर जाए। और वैसे तो मेरे हिसाब से जो हमारा सबसे रीसेंट लो है इसी ट्रेंड के अंदर 19,500 पर, अगर ये वाला लो भी टूट जाता है तब तो मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि बिल्कुल लास्ट वार्निंग साइन हो बिटकॉइन के लिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स में बड़े स्केल पर काफ़ी ख़राब चल रही है। जैसे S&P 500 जो है हमारा वो नीचे गिरता जा रहा है, इसके साथ साथ डॉलर की वैल्यू ऊपर बढ़ती जा रही है। तो फिर ये साइंस वैसे भी मार्केट पर ऑलरेडी बहुत हावी हो चुके हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि अगर बिटकॉइन का प्राइस अपने पिछले मोस्ट रिसेंट लो के नीचे अगर गिर जाता है तो फिर यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होने वाली है, गेम ओवर भी हो सकती है बिटकॉइन के लिए इस ट्रेंड में।
अब हम अगर अपने डॉलर के चार्ट पर देखें तो फिर यहाँ पर भी काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डॉलर इजीली ऊपर बढ़ सकता है, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। इसके अलावा अगर हम बिटकॉइन के चार्ट को देखें, मुझे लगता है ये बिल्कुल लास्ट लाइन जो है हमारे पास, ये लास्ट हमारा पिछला वाला लो है जो बिटकॉइन को नीचे जाने से रोक सकता है। और मतलब काफ़ी चांसेस मिल चुके हैं बिटकॉइन को अब ऊपर जाने के। बिटकॉइन अगर ऊपर नहीं जा पाता, मुझे लगता है ये हमारा आखिरी चांस है, जिसके बाद हमें एक काफ़ी स्टीप ड्रॉप देखने मिल सकता है $17,500 तक, क्योंकि यहाँ पर तो बीच में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो बिटकॉइन की प्राइस को गिरने से रोकेगा इस रेंज में। तो फिर अभी मैं कहना नहीं चाहता कि बिटकॉइन का प्राइस और नीचे गिरेगा, ये डाउन ट्रेंड और भी तेज़ हो जाएगा और कंटिन्यू होगा, बिटकॉइन 10,000 तक गिर जाएगा, ऐसा कुछ मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि अभी हमारे पास लास्ट सपोर्ट लेवल है 17,600 वाला जो लेवल है वो अभी सपोर्ट है, पर वहाँ से सिर्फ एक ही बार हमें बाउंस देखने मिला है, तो फिर ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं होने वाला। और इसलिए मुझे लगता है मार्केट के पास ये आखिरी मौका है $19,500 पर। अगर ये लेवल अब होल्ड नहीं कर पाता तो फिर मुझे लगता है कि 17,500 वाला भी शायद होल्ड नहीं कर पाएगा। और यहाँ वैसे भी आप देख सकते हैं हमारा जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, वहाँ पर भी 21 की रीडिंग हमें देखने मिल रही है। मार्केट एक्सट्रीम फियर में जो भी एनालिस्ट को आप देखेंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर देखेंगे, हर एक जन बहुत ही बेरिश है इस समय। तो फिर मुझे भी पता है कि मार्केट काफ़ी ख़राब हालत में है, पर मैं इतना ज़्यादा इन थॉट्स को पाइल अप नहीं करना चाहता, मैं सबको फॉलो नहीं करना चाहता यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट के पास अब भी काफ़ी अच्छा मौका है कि इतनी देर तक अगर मार्केट सस्टेन कर पाई है ये ड्रॉप, तो फिर यहाँ से हमें थोड़ी रिकवरी देखने मिले। सितंबर अक्टूबर के एंड तक मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाए, $22,000 पर जाए, फिर शायद हमें रिजेक्शन मिले, पर थोड़ा स्टेबिलिटी का मौका मिलना चाहिए मार्केट को, मुझे लगता है इस समय। अब इथेरियम के चार्ट पर एक बार आ जाते हैं, यहाँ पर भी मुझे लगता है हमें काफ़ी बढ़िया मौके मिल सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। ये मार्केट भी काफ़ी बढ़िया रेडी लग रही है ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा आपने देखा ही था कि फैंटम पर मैंने कुछ ट्रेड ली थी, फैंटम कॉइन भी काफ़ी बढ़िया पोजीशन में था, वहाँ मैंने शॉर्ट ट्रेड ली थी और काफ़ी बढ़िया तरीके से वो ट्रेड मेरी जा रही है। अब भी अगर आपको देखना है कि वो मैं किस तरीके से अपनी ट्रेड्स लेता हूँ, सारी जानकारी मेरी ट्रेड्स के बारे में अगर आपको देखनी है तो 4Flies VIP आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर VIP के अंदर एक पोस्ट मैंने डाली थी जहाँ मैं इतना मेरे प्रॉफिट से 80% से ज़्यादा प्रॉफिट है, मेरी जो स्टॉप लॉस है वो भी इस समय प्रॉफिट में है। तो फिर ये अगर आपको भी देखना है कि मैं अपनी अगली ट्रेड किस तरीके से लेता हूँ और मेरी सारी ट्रेड्स की सारी जानकारी अगर आपको चाहिए, तो फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई पहले लिंक को दबा दीजिए और स्टेप्स फॉलो कर लीजिए, आप 4Flies VIP ज्वाइन कर सकते हैं। अब फैंटम के चार्ट को छोड़िए, इथेरियम के चार्ट पर आते हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रही है मुझे। यहाँ पर मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा कर रखी है यहाँ पर, क्योंकि मुझे कुछ नई चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर पता चली है कि जैसे ये जो 0.33 वाला लेवल है और 0.66 वाला लेवल है, जिसका मैं कभी यूज़ नहीं करता, पर ये क्लियरली हम देख सकते हैं कि 382 और 618 जैसे ये मिरर लेवल्स हैं, 33 और 66 वाले लेवल भी मिरर लेवल्स है और ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम आ जाते हैं कभी कभी। तो आपको इनका ज़्यादा यूज़ तो नहीं करना चाहिए, मैं खुद इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैंने पूरे साल में इसका बस 2 बार यूज़ किया और मैंने किसी भी अपने एनालिसिस में भी इसका कोई मेंशन नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट लेवल्स है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। पर फिर भी अभी ये धीरे धीरे इन दोनों लेवल्स की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है और लोग इन्हें, और मैं चाहता हूँ कि इसकी पॉपुलैरिटी कम ही रहे ताकि मेजॉरिटी लोग इस पर इसे ना यूज़ करने लग जाए और फिर ये बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि मॉडरेशन में अगर आप इन लेवल्स का यूज़ करें तो फिर आपका शायद इससे फ़ायदा हो सकता है, पर मैं इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करता। तो फिर अगर आपको इसे यूज़ करना है तो ये कुछ बस पॉइंट आउट कर दिया मैंने आपके लिए कि 0.66 और 0.33 लेवल्स भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट में यूजेबल है। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो जो 0.382 वाला जो लेवल है हमारा, वो यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रहा है इथेरियम को, और इसके ऊपर अगर इथेरियम निकल जाता है तो फिर ये क्लियरली अपने अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया पर पहुँच जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे 382 वाला लेवल इस समय। इसके अलावा वैसे भी इथेरियम आपको बिटकॉइन से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग ही रहा होगा इस चार्ट को देखकर, और वो है भी, और ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन वाला जो चार्ट है उस पर। यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर था इथेरियम का प्राइस, पहले यहाँ पर नीचे की तरफ फेकआउट भी हमें देखने मिला था, पर फिर हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने मिल गया और ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है मेरे हिसाब से। और अगर यहाँ पर इथेरियम अपने पिछले इस हाई को तोड़ के ऊपर निकल जाता है तब तो ये आराम से अपने अगली येलो लाइन पर पहुँच सकता है। तो फिर इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन में इथेरियम मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस समय, हमें ब्रेकआउट भी देखने मिल गया। अब यहाँ पर इस मार्केट में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी वैसे होने वाली है स्पेस में, तो फिर हो सकता है वो चीज़ हमें लास्ट फाइनल एक पुश दे दे ऊपर की तरफ जो इस मार्केट को ऊपर भेज सकती है, पर ओवरऑल मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। पर मैं दूसरी साइड की भी इस बैंड वैगन पर नहीं चढ़ना चाहता कि सब कह रहे हैं प्राइस नीचे गिरेगा तो मैं वो भी मान जाऊँ, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो चीज़ करने के लिए एक स्टेप जो मैंने उठाया हुआ है कि मैं सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम्स को भी बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल जूम आउट करके देखेंगे एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से अगर आप एनालिसिस करते हैं तो फिर आप ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होकर एनालाइज कर सकते हैं मार्केट को। इसके अलावा मैं डॉलर और S&P 500 पर भी मैंने नज़र रखी हुई है, जो चीज़ें क्लियरली बिटकॉइन को इस समय कंट्रोल कर रही हैं एक तरह से, जहाँ पर वो मूव करने वाले हैं दोनों एसेट्स, चाहे बिटकॉइन की स्पेस में, क्रिप्टो करेंसी स्पेस में कुछ भी हो रहा हो, वो दोनों जो मार्केट्स हैं काफ़ी बड़ी मार्केट्स है और बिटकॉइन उनको फॉलो करेगा ही इतने क्रिटिकल मोमेंट्स पर। तो यहाँ पर अब ये वीक तो खत्म होने वाला है, सैटरडे आ चुका है, संडे आ चुका है, पर यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते कि ये बहुत ही बुलिश चीज़ चल रही है। यहाँ पर जो भी कुछ पिछले 2-3 हफ्तों से हमें वीकली कैंडल्स देखने मिल रहे हैं बहुत ही ख़राब मिल रही
रही है। इससे पहले जब प्राइस नीचे गिरा था तब हमें थोड़ा सा क्लियरली देख सकते हैं पुल बैक देखने मिला था, पर उसके बाद रिजेक्शंस मिली हैं और अब क्लियरली बड़ी बड़ी बेरिश कैंडल्स देखने मिल गई है। इस वीक वाली कैंडल भी जो है ऊपर जाने की कोशिश की थी प्राइस ने, पर फिर से रिजेक्ट होकर ये कैंडल क्लोज बिल्कुल इसके ओपनिंग पॉइंट के आसपास ही हो रही है। बिटकॉइन को अपने लो से हाई तक पहुंचने में 28 दिन लगे थे और नीचे गिरने में सिर्फ 1-2 हफ्ते लगे हैं। तो फिर ये भी हमें क्लियरली पता चलता है कि बेरिश प्रेशर जो है मार्केट पे इस समय काफ़ी ज़्यादा है बुलिश प्रेशर के मुकाबले। तो यहाँ पर 2 बेरिश एनगल्फिंग कैंडल्स हमें देखने मिली जिसने पूरा ही प्राइस एक्शन मिटा दिया पिछले 4 हफ्तों का जब प्राइस ऊपर जा रहा था। इसके अलावा यहाँ पर अब हमारा करंट पैटर्न जो है इस हफ्ते का वो भी एक शूटिंग स्टार कैंडल है, जो एक बहुत ही बुरा साइन होता है क्योंकि क्लियरली आप देख सकते हैं जहाँ पर प्राइस ओपन हुआ वहाँ से प्राइस बिल्कुल जहाँ तक ये विक आपको देख रही है प्राइस उतना ऊपर गया पर वो लेवल्स होल्ड नहीं कर पाया और फिर प्राइस नीचे गिर गया ऑलमोस्ट अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास। तो ये काफ़ी बेरिश साइन होता है क्योंकि क्लियरली आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ऊपर पुश करने की कोशिश की थी पर ऐसा हो नहीं पाया और फिर से उसी लेवल पर आकर गिर गया प्राइस। और यहाँ पर ये पैटर्न देखकर मुझे बहुत सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही है इससे पिछले वाला जो हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न था यहाँ 40,000 के आसपास जहाँ पर प्राइस ऊपर गया था सबको विश्वास हो गया था पर 48,000 पर जाकर फिर प्राइस नीचे गिर गया और सबको लग रहा था शायद ये लेवल होल्ड हो जाएगा पर बहुत ही बुरी तरह डाउन ट्रेंड में चला गया प्राइस और लग रहा है मुझे देखकर कि ये फिर से ऐसा ही कुछ हो सकता है। क्लियरली यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ तो है, मैं चाहता नहीं ऐसा हो पर क्लियरली यहाँ ऐसा हो सकता है। इसके अलावा ये चीज़ बिटकॉइन के हाथ में है भी नहीं है। डॉलर और S&P 500 जैसी जो बड़ी मार्केट्स हैं उन पर डिपेंड करता है कि बिटकॉइन का प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो चाहे इस मार्केट में अच्छी चीज़ें हो रही हो फिर भी अगर डॉलर का प्राइस ऊपर चल जाता रह गया और S&P 500 नीचे गिर गया तो फिर बिटकॉइन उसे फॉलो करेगा और फिर प्राइस नीचे गिर ही जाएगा। फाइनली लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि मार्केट काफ़ी बेरिश है पर फिर भी हमारे पास बॉटम लाइन यही है कि हमारा अभी वाला सपोर्ट लेवल होल्ड कर रहा है। जब तक ये होल्ड करेगा तब तक मैं पूरी तरह बेरिश नहीं होने वाला। वैसे भी आप देख ही सकते हैं सभी लोग उस बैंड वैगन पर चढ़ चुके हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि प्राइस नीचे गिरने वाला है, चाहे वो आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो में ना दिख रहा हो ये चीज़ क्योंकि काफ़ी लोग अब भी जो मेजॉरिटी नए ट्रेडर्स हैं वो अब भी लॉन्ग जा रहे हैं क्योंकि उन्हें बिटकॉइन स्पेस में नए होंगे वो लोग, उस वजह से ये लोग शायद ज़्यादा बिटकॉइन खरीद रहे होंगे। पर इसके अलावा अगर आप देखें तो मार्केट में हमें यही सेंटिमेंट क्लियरली नज़र आ रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरने वाला है। सभी लोग बेरिश है मार्केट में। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स आप देखें तो उसकी रीडिंग भी 21 पर चल रही है अभी तो और क्लियरली मेजॉरिटी लोग इस समय मार्केट में बेरिश ही हैं और बेयर्स बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस समय और इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद प्राइस एक्चुअली ऊपर जाना शुरू कर सकता है पर ये सब डेवलपमेंट्स हमें मार्केट में देखनी पड़ेगी कैसे होती है। इसके अलावा अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बिटगेट एक्सचेंज के बारे में जिसके बारे में मैं पिछले कुछ वीडियोज़ से आपको बताते आ रहा हूँ। बिटगेट एक्सचेंज एक नया एक्सचेंज है जो मुझे स्पॉन्सर कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी पुराना एक्सचेंज है वैसे तो यहाँ पर काफ़ी लिक्विडिटी भी आपको मिल जाती है, सेफ्टी सिक्योरिटी के इशूज़ नहीं होते और आपको $8,000 तक का बोनस मिल सकता है अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके इस एक्सचेंज पर साइन अप करते हैं तो। और यहाँ पर आपको कोई इश्यूज़ नहीं आने वाले ज़्यादा इस एक्सचेंज पर। इसके अलावा आपको स्टिमुलेटेड ट्रेडिंग भी देखने मिल जाती है जहाँ पर आप फेक करेंसी से इमेजिनरी करेंसी से ट्रेड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और काफ़ी बढ़िया एक्सचेंज है वैसे। ओवरऑल मुझे इससे कोई इश्यूज़ नहीं है और अगर आपको चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दी हुई है, इसे ज़रूर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन पेयर्स वगैरह भी आपको ट्रेड करने मिल जाते हैं और वैसे भी मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए हर एक ट्रेडर के लिए कि उनके पास एक बैकअप एक्सचेंज ज़रूर होना चाहिए। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक एक्सचेंज है जैसे आपके पास बायबिट होगा जहाँ आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे होंगे वो आपका मेन एक्सचेंज है, आपको एक बैकअप एक्सचेंज रखना चाहिए क्योंकि आप नहीं तो आप फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। मुझे पता है कि फाइनेंशियल चीज़ों में लोग लेज़ी हो जाते हैं और सभी हो जाते हैं, सब ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं, हो जाती है गलती, पर फिर भी ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एक बैकअप एक्सचेंज रखना चाहिए क्योंकि अगर आपका मेन एक्सचेंज है वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ सर्वर इश्यूज़ हो जाते हैं, आप ट्रेड नहीं कर पाते, आपके पैसे कहीं किसी ट्रेड में फंसे हुए हैं जहाँ पैसे बाहर नहीं निकाल पा रहे या ऐसा कुछ सिनेरियो हो जाता है तो फिर आपके पास कम से कम एक बैकअप एक्सचेंज है जहाँ पर आपने थोड़े पैसे यहाँ रखे हुए हैं, जहाँ आप मार्केट में अगर कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आपके एक्सचेंज की वजह से अगर आप मिस आउट कर रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी पे तो आपके पास बैकअप एक्सचेंज होना चाहिए जहाँ पर आप मिस आउट नहीं करेंगे और वो अपॉर्चुनिटी आप उठा लेंगे। तो यही चीज़ करने के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ करने के लिए, बेसिक चीज़ करने के लिए आपको $8,000 तक का बोनस भी मिल रहा है। तो ज़रूर बिटगेट एक्सचेंज को चेकआउट कर लीजिए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आपको 4Flies VIP ज्वाइन करना है तो फिर स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर अभी दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में दी गई पहले लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4Flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे जहाँ आपको काफ़ी कुछ सीखने मिल जाता है इस ग्रुप के अंदर। तो यही थी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।